बेंगलोर में विशेष अदालत में यह फैसला सुनाया जाएगा और वहां के हम आपको दृश्य दिखा दें। जबरदस्त सुरक्षा बंदोबस्त किए गए हैं और एक तरह से लोगों की भीड़ जरूर है, लेकिन 3 लेयर में पुलिस की मौजूदगी वहां पर आप देख सकते हैं। जिस तरीके से हर रोड को ब्लॉक कर दिया गया है जो कि अदालत की तरफ जाता है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जयललिता अदालत में पहुंच चुकी हैं। 17 बरस पुराना ये मामला है, आय से अधिक संपत्ति का मामला, और इसमें कन्विक्टेड होते ही उन्हें पद छोड़ना पड़ेगा। सियासत दोनों जगह की गर्म है और ख़ासतौर से चूंकि बेंगलोर और जो हमारे सहयोगी रामचंद्रन साहब जो बता रहे हैं कि दोनों जगह हो सकता है पटाखे फूटे, ये भी होगा कि लड्डू बटे। लेकिन टीआर रामचंद्रन साहब, एक सवाल तो है कि दूसरी तरफ डीएमके भी इस दौर में सबसे कमज़ोर है, और जिस बात का आपने जिक्र किया कि आखिर में लगाम तो हाथ में रहेगी जयललिता के, लेकिन क्या ये स्थिति डीएमके को दोबारा ऑक्सीजन देने का काम भी तो करेगी? देखिए, मेरे ख्याल में सबसे अहम मुद्दा ये है कि जयललिता जी ने जो शानदार जीत हासिल की लोकसभा इलेक्शन में, उसमें डीएमके बिल्कुल ही ख़त्म हो गया था। अब डीएमके के पास कोई एक पार्टी भी जाने के साथ नहीं थी। डीएमके की हालत ख़राब है क्योंकि उनका बड़ा बेटा है वो पार्टी छोड़ के अलग हो गया, और उसकी करामत साउथ तमिलनाडु में बिल्कुल अपने पकड़ में थी, तो उनको वहाँ से एक भी सीट नहीं मिली। तो उनको हारना तो था ही, पर उनकी हालत पॉलिटिकली बहुत ख़राब है इस वक्त। और छोटे बेटे ने कहा है, जो करुणानिधि साहब को रिप्लेस करने वाला है, उसने कहा है कि अगले इलेक्शन में भी अगर हम जीते तो करुणानिधि साहब ही मुख्यमंत्री बनेंगे। तो मेरे ख्याल में उस पार्टी की हालत इस वक्त बहुत ही खराब है, और मेरे ख्याल में वो कुछ चांसेस नहीं लेंगे। और जयललिता जी ने ये बात स्पष्ट कर दी है कि ये हालत पॉलिटिकल वेंडेटा के तौर पे करुणानिधि साहब ने उनके ऊपर ये केस थोपा है। अब उनको यहाँ रिहाई मिल जाती है तो मेरे ख्याल में वो अभी तक वो बहुत कम केसेस में कहीं फंसी हैं, बट यहाँ पर अगर उन्हें रिहाई मिल जाती है तो उनके लिए एक बहुत बड़ा शॉट इन द आर्म होगा। ओके, संजय हेगड़े जी, क्या आज के दिन ऐसा भी हो सकता है कि सिर्फ फैसला सुनाया जाए, सजा नहीं दी जाए? नहीं, फैसला और सजा ऐसे केसों में एक साथ ही होता है, यानी एक ही दिन में होता है। एक बात है कि ये जो सेक्शन 13(1)(e) है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में, आखिरकार मामला होता है सिर्फ अकाउंटेंसी का, कि आपकी आय इतनी थी नोन सोर्सेस से और आपकी संपत्ति इतनी है। तो प्रोसिक्यूशन को ये प्रूव करना पड़ता है कि इतनी संपत्ति इनके पास इनकी ही थी। और इनकी आय, इनकी आमदनी सिर्फ इतनी ही थी। तो अगर वो डिस्प्रोपोर्शनेट होता है तब मामला प्रूव होता है। तो हर ऐसे डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट्स केस में नॉर्मली एविडेंस यही रहता है कि नहीं, ये संपत्ति मेरी नहीं थी, ये किसी और की है, ये किसी और, ये इस पे ये कर्जा था, इस कर्जे के कारण हम ये एसेट बन गया, वगैरह वगैरह वगैरह। तो हर मामला एविडेंस पे ही चलता है, और सारे एविडेंस और टोटलिंग के बाद थोड़ा बहुत मार्जिन ऑफ टॉलरेंस भी है। तो ये कहना कि ये ओपन एंड शट केस है, वो मैं नहीं मानता हूँ। पर इसमें अगर कन्विक्शन पर हो जाए तो फिर ऑटोमेटिकली डिस्क्वालिफिकेशन हो जाता है, और कन्विक्शन के बाद वो चीफ मिनिस्टरशिप तो उनको छोड़ना ही पड़ेगा। ऑटोमेटिकली अगर ये स्थिति आती है कि आप यहाँ कन्विक्ट हुए, वहाँ आपको पद छोड़ देना है। हाँ। तो ये केस तानसी मसले पर जब ये आया था फैसला, उस संदर्भ में क्यों नहीं छोड़ रही थी पद वो? उस समय 2-3 फर्क है। उस समय एक सेक्शन वो जो 8(4) मैं पहले भी कह रहा था, अच्छा, जो सुप्रीम कोर्ट ने उसको, हाँ, तो 8(4) तभी तो थी। तो अपील प्रोविजन, अपील जब तक दर्ज था तो डिस्क्वालिफिकेशन एज एन एमएलए होता नहीं था। और ये इस कारण जयललिता का ये कहना था कि अपील पेंडिंग है, एमएलएज ने मुझे चुना है चीफ मिनिस्टर बनने, और जनता ने चुना है,
और उस कारण वो चीफ मिनिस्टर बने रहना चाहती थी, पर सुप्रीम कोर्ट ने उस अर्जी को भी नकार दिया था। जयललिता के ही केस में कह दिया था कि अगर कन्विक्शन है तो आप चीफ मिनिस्टर नहीं बन सकते हैं, आप शायद एमएलए करके कंटिन्यू कर सकते थे, पर वो तभी 8-4 जब था। अब दोनों चीफ मिनिस्टर और एमएलए दोनों डिस्क्वालिफिकेशन हो जाता है ऑटोमेटिकली। ओके रोहिणी, आप चूंकि घर के बाहर मौजूद है, पॉश गार्डन में मौजूद है, वहां पर लोगों की मौजूदगी या वहां पर किस तरह से लोग देख पा रहे हैं इस फैसले को? जी प्रसून जी, अगर मैं बताऊं आपको कि सबकी पैनी नजर है इस पूरे जो मुकदमा है उसके ऊपर, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि 18 साल बाद इसका पूरा आप देख सकते हैं कि ये जजमेंट आ रहा है। सबसे अहम बात कि मैं हूं जयललिता के घर के बाहर पोइस गार्डन में, दिखा सकते हैं कि AIADMK की पूरी जो काडर है बाहर आ गए हैं, उनकी फोटोज लेके वो उनकी नारा लेके खड़े हैं। जब मैं एयरपोर्ट में भी थी तब अगर बॉडी लैंग्वेज में की बात कहूँ मैं आपसे, जयललिता की थोड़ी बहुत टेंस थी वो। उनका वो जो होता है कि वो एक हरी साड़ी पहन के जाती है, जहाँ पे जाती है शुभ मुहूर्त भी देख के वो निकली है अपने घर से। पर सबसे अहम बात कि क्या होगा फैसला, क्या उनको बरी किया जाएगा, क्या उनके ऊपर फैसला दिया जाएगा और क्या उनको सजा मिल जाएगी, यही लगेगी। और बैंगलोर कोर्ट में यही पता चलेगा, थोड़ी देर में 11 बजे जजमेंट आनी है, तब हमें पता चलेगा कि जयललिता के ऊपर इस मुकदमे का क्या असर रहेगा। संजय जी, ये जो मसला, इसमें आज कोई सुनवाई नहीं होगी, मतलब आपस में काउंटर आर्गुमेंट्स नहीं होंगे? अभी सुनवाई का तो वक्त हो चुका है। सजा को लेकर काउंटर आर्गुमेंट होते हैं? सजा के ऊपर बहुत ब्रीफ सबमिशन होता है, और सबमिशन तो नॉर्मली यही होता है कि पुराना मामला है, और अगर सज़ा लंबी हो तो ये औरत है वगैरह वगैरह। ये ऐसा नहीं है जैसे डेथ सेंटेंसेस में होता है, तब तो एक दिन के लिए पोस्टपोन होके फिर सजा पे सेपरेट आर्ग्यूमेंट सुनाया जाता है। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन में नहीं। प्रतिभा, आप बेंगलोर में अदालत के ठीक बाहर हैं, वहां किस रूप में मौजूदगी है? सुरक्षा बंदोबस्त हम लगातार कैमरे पर दिखा भी रहे थे लोगों को, लेकिन वहां पर कितनी बड़ी तादाद में लोग हैं और उनकी मौजूदगी का मतलब क्या है? हो गई है यहाँ पे एटलीस्ट अबाउट 5000 पुलिस पर्सोनल यहाँ पे है जो कर्नाटका स्टेट पुलिस के हैं, और कर्नाटका स्टेट रिजर्व पुलिस, रैपिड एक्शन फोर्स, बहुत सारे जो है। और यहाँ तक ही नहीं कि बैंगलोर के सारे शहर पे जो सेंसिटिव एरियाज है वहाँ पे भी हैवी सिक्योरिटी डिप्लॉय की गई है, तमिलनाडु कर्नाटका बॉर्डर पे ही। और जयललिता जी 9:40 को HAL एयरपोर्ट में लैंड हुई थी, और यहाँ पे अब एनी टाइम वो एक्सपेक्टेड है। और सारे लोग जो है जो AIADMK के कैडर के लोग हैं वो भी अभी आ चुके हैं, और 3 अदर जो को अक्यूज है जयललिता के साथ वो भी है, जज भी है। अभी सारे के सारे बहुत उत्सुक है आज का दिन कैसा दिन होगा जो जयललिता जी के लिए। प्रसून, ये इतनी सिक्योरिटी की वजह क्या है? प्रतिभा, क्योंकि लास्ट वीक जो है जयललिता जी ने कहा कि वो LTT के हैं। हम जरा दर्शकों को एक तस्वीर दिखला रहे हैं प्रतिभा, जब उनका काफिला हवाई अड्डे से निकलकर अदालत की दिशा में जो बड़ा है, वो तस्वीरें हम आपको दिखला रहे हैं स्क्रीन पर। कितनी बड़ी तादाद में सड़क के दोनों तरफ लोगों की मौजूदगी है, और ये वो तस्वीर बतलाती है कि दरअसल बड़ी तादाद में, और अदालत की तरफ से भी सिक्योरिटी का जिक्र कल जरूर किया गया था, लेकिन 2 तस्वीरें बहुत साफ हैं। एक तरफ अदालत के बाहर ज़बरदस्त तरीके से सुरक्षा बंदोबस्त, और दूसरी तरफ पॉश गार्डन जहाँ पर घर है चेन्नई में जयललिता का, वहाँ पे बड़ी तादाद में AIADMK का कैडर मौजूद है। रोहिणी, हम जरा आपसे जानना चाहेंगे, वहाँ सिक्योरिटी नहीं है, बेंगलोर में सिक्योरिटी है, और अंतर क्या है दोनों में?
जी, दो बातें हैं। पहली बात यह है कि उनके घर के सामने जो सिक्योरिटी कवर रखा गया था वो पहले से था जब वो यहाँ से निकल रही थी, पर बेंगलोर में सेक्शन 144 वहाँ रखा गया है, क्योंकि और उसके अलावा जो 6000 या 7000 के करीब सुरक्षा कर्मियों को तैनात किए गए हैं बेंगलोर में, इसलिए क्योंकि बहुत ही एक अहम बात है कि वो कर्नाटका और तमिलनाडु के बगल में, मानी होसूर की जगह से ज्यादा दूर नहीं है। हो सकता है, और क्योंकि कोर्ट वहाँ पे है, खूब AIADMK के कार्य भी बहुत सारे लोग वहां पहुंच गए हैं। लॉ एंड ऑर्डर को नजर रखते हुए इतना ज्यादा सुरक्षा कर्मियों को वहां पर तैनात किए गए हैं। इसके साथ साथ ये बात है कि ये जो जजमेंट आने वाली जयललिता के खिलाफ है, कर्नाटक और तमिलनाडु की जो नाता है, जो रिलेशनशिप है दोनों राज्यों के बीच में, उसको भी नजर रखते हुए इतना सुरक्षा कर्मी की तैनात किए गए हैं। इसके साथ दूसरी बात यह है कि जयललिता ने भी कहा था कि उनके जान के ऊपर खतरा है, और इसलिए स्पेशल सिक्योरिटी माने 5 लेयर की सिक्योरिटी कवर वहां पर रखी गई है। सिक्योरिटी जबरदस्त है। एक संजय हेगड़े जी, हम ब्रेक लें उससे पहले एक सवाल जानना चाहेंगे कि ये इससे पहले लालू यादव का केस था, येदियुरप्पा के खिलाफ चार्जशीट हुई, इसका जिक्र आपने तानसी को लेकर किया। क्या ये माना जाए कि ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट है जो रिप्रेजेंटेशन एक्ट के तहत सुप्रीम कोर्ट ने जिस रूप में किया है, और कम से कम जो पॉलिटिशियंस हैं उनके मद्देनजर ये बड़ा महत्वपूर्ण हो गया ऐसे मौके पर? अब बिल्कुल, क्योंकि पहले अगर कोई निचली अदालत आपको कन्विक्ट भी कर लेते तो आप ये मान के चल सकते थे कि अपील फाइल कर देंगे, अपील की सुनवाई लंबी चलेगी, उस बीच में आप पॉलिटिक्स में बरकरार रहें, चाहे आप चीफ मिनिस्टर ना रहें जी। पर अब ऐसा नहीं है, क्योंकि वो जो अपील प्रोविजन जो है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो अगर आप कन्विक्ट हो जाते हो, इमीडिएटली डिस्क्वालीफाई हो जाते हो। ये मेरे हिसाब से अच्छी बात है। चलिए, माना ये जा रहा है तकरीबन 11, सवा 11, साढ़े 11 तक ये पूरा फैसला सामने निकल कर आ पाएगा। AIADMK के तमाम कैडर, कार्यकर्ता, नेता इस वक्त सड़क पे मौजूद हैं, जो पॉश गार्डन में है, अगर चेन्नई में, बेंगलोर में पहुंचे हैं तो वहां पर जयललिता पहुंच चुकी हैं अदालत में, और वहां पर भी बड़ी तादाद में AIADMK कार्यकर्ताओं का जमावड़ा जमा है। और ये बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि जो हमारे संवाददाता जानकारी दे रही थी कि इसकी जानकारी अदालत को जयललिता की तरफ से दी गई थी कि उनकी जान को खतरा, और उसके बाद 5 स्तर की पूरी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। जो अदालत है उस पूरे इलाके में धारा 144 लगा दी गई है। और जो तस्वीर आप देख रहे हैं वो काफिला जब हवाई अड्डे से निकला था तो वहाँ से लेकर अदालत तक के बीच में अलग अलग जगहों पर इस तरीके का हुजूम लोगों का सड़क के दोनों तरफ मौजूद था। और ये एक ऐसी स्थिति में है तमिलनाडु की राजनीति, क्योंकि इससे पहले 2001 में जब तानसी मामले में जयललिता दोषी करार दी गई थी, उस वक्त ये मुद्दा नहीं था कि उनकी कुर्सी जाएगी नहीं जाएगी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आपको गद्दी छोड़नी होगी, लेकिन अब जो देश में कानून है उसमें पीपुल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट के तहत ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि अगर आप कन्विक्टेड हो जाते हैं तो आपको तुरंत कुर्सी छोड़नी होगी। और इसलिए कहीं ज़्यादा सियासत गर्म हो गई है, क्योंकि इस पूरे मामले में सिर्फ जयललिता ही नहीं बल्कि उनकी क्लोज मित्र, सबसे करीबी VK शशिकला के जो नेफ्यू हैं VN सुधाकरण, और उनकी जो सिस्टर इन लॉ है जयलावर्सी, वो भी इसमें दोषी करार दी जाती हैं नहीं जाती हैं। आरोपी ये सभी थे, इस पर हर किसी की नज़र है।